दोस्तों नमस्कार। आज 9 मई है और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी हमारे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला आर्टिकल है वो है इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू। ठीक है, जो हमारे मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे ये इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू ये नया नहीं है, काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। लेकिन हाँ, इसमें नया एपिसोड ये है कि अभी नेपाल की जो गवर्नमेंट है, जो पीएम वहाँ पे है पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनकी सरकार ने अपने एक नए कैबिनेट डिसीजन में ये फैसला लिया है कि जो वहाँ के जो 100 रुपीज़ का नोट है नेपाल राष्ट्र बैंक का, वो जो नया जारी करेंगे उसमें जो उनका नया नक्शा है नेपाल के हिसाब से वो उसमें होगा। तो पहले भी जो उनके 100 रुपये के नोट थे उसमें नेपाल के नक्शे थे, लेकिन नया जो नोट आएगा उसमें नेपाल का नया रिवाइज नक्शा होगा जो उनकी सरकार ने जारी किया है। ठीक है, और इस पे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनका कहना है कि जो उनकी करेंसी है उस पे अगर वो कोई विवादित क्षेत्र का नक्शा शामिल करते हैं, जो कि हमारे और उनके बीच में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनको अगर वो उसमें शामिल करते हैं, तो इस तरह का उनका जो यूनिलैटरल डिसीजन है उससे ग्राउंड पे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और हमारा जो स्टैंड है इसमें हमेशा से क्लियर है। हमने ये आपसी बातचीत के लिए और ये जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक अलग प्लेटफॉर्म बना रखा है और उसी चैनल के थ्रू हम इस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसा यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया है तो इससे हमारे आपस का रिलेशन और जो ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ हैं वो कोई चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, तो उसी के बैकग्राउंड पे जाएंगे हम लोग और थोड़ा उसको आगे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब ये इसमें ये कहा गया है कि जो नए नोट पे जो मैप डालने की बात हुई है ना, वो जो एरिया उन्होंने डाला है उसमें कुछ ऐसी टेरिटरी हैं जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक इशू बना हुआ है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है इसमें ये कहा गया है कि ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट वाला जो इलाका है वो टोटल 372 स्क्वायर किलोमीटर का है और जिसमें 3 मेन एरियाज़ हैं जो कि विवाद में बने हुए हैं। एक लिम्पियाधुरा है, एक लिपू लेक है और एक काला पानी है। ठीक है, और ये जो तीनों एरियाज़ हैं वो इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पे हैं। ठीक है, जो उत्तराखंड का जो एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, और आपको याद होगा कि अमेरिका से हम इधर बहुत सारे वार एक्सरसाइज हैं जो कि पिथौरागढ़ में करते हैं। ठीक, तो उसी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और चाइना का, और उस एरिया में ये तीनों जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं वो उसमें लाई करते हैं। और ये जो मैप है, ये जो तीनों टेरिटरी हैं उनको नेपाल ने पहली बार अपने यहाँ 2020 में मैप जारी किया और उसमें पहली बार उन तीनों टेरिटरीज़ को नेपाल की टेरिटरी बनाकर उसको शो किया है। और अगर इसके पीछे की थोड़ी कंट्रोवर्सी पर जाएं हम, मैप के पीछे की, तो पहली बार ये कब एराइज हुआ? नवंबर 2019 में, जब हमने लद्दाख और ये वाली टेरिटरी बना ली थी अपनी, यूटी बना दिया था लद्दाख को। तो उस समय हमने जो अपना अपडेटेड मैप जारी किया और उसमें पहली बार कहते हैं कि तीनों को भारत का पार्ट दिखाया गया। ठीक है, और उसी मैप में और उस पर नेपाल ने बहुत अपना प्रोटेस्ट जताया और उनका कहना था कि ये सारे इलाके हमारे हैं और भारत इसको अपने नए मैप में नहीं दिखा सकता। और उसके जवाब में 18 जून 2020 को नेपाल ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया और जिसमें कि ये तीनों काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक, उन तीनों को नेपाल का पार्ट बताया। जबकि इंडिया गवर्नमेंट का ये स्टैंड रहा है कि वो उत्तराखंड का हमारा एरिया है। ठीक है, और उसी विवाद में आगे आपको ध्यान होगा कि 2020 में एक सड़क बन रही थी। ठीक है, उत्तराखंड के धारचूला से जो चाइना बॉर्डर है वहाँ पे लिपुलेक तक का एक रूट बनने जा रहा था, जो कि एक जो कैलाश मानसरोवर के लिए बहुत सारे तीर्थयात्री जाते हैं उनका एक अल्टरनेट रूट होता है। ठीक है, तो उस समय भी नेपाल ने ये कहा था कि ये हमारा जो सड़क है ये हमारे एरिया से होकर जा रही है, इसलिए भारत सरकार को इस पे हमसे बात करनी चाहिए। और आपको ध्यान होगा जब हम चाइना से अपना ट्रेड एक डायलॉग कर रहे थे और उसमें भी इसके थ्रू जो ट्रेड रूट बनाने की बात हो रही थी, वहाँ पर भी नेपाल ने अपना प्रोटेस्ट जताया था। ठीक है,
चलिए अब हम एक बार ये देखते हैं कि आखिर ये जो इश्यूज़ है ये बार बार क्यों सामने आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा जब ब्रिटिश इंडिया का राज हमारे ऊपर था, मतलब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो जो हम आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था, और उसी युद्ध में एक डेट थी 28 Feb 1816, और इसी दिन नेपाल की जो गोरखा आर्मी थी उसको एक लोकेशन था मकबनपुर, वहाँ पर जो इंग्लिश फोर्सेस थी उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हराया था, और ये जो डिसिसिव वॉर था, और इसी के बाद नेपाल बुरी तरीके से अपनी हार मान चुका था, और वहाँ फिर एक ट्रीटी बनाने की बात हुई और वही ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सुगौली। और सुगौली की अगर बात करें तो सुगौली कहाँ पड़ता है, ये अपने चंपारण में पड़ता है। ठीक है, तो उस ट्रीटी की बात करें अगर, तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्रा ने उस पर साइन किया था। और अगर ईस्ट इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेड्स, और इस पर साइन हो गया था आपको दिसंबर 1815 में ही, लेकिन इसको फॉर्मली शेप लेने में ये डेट आ गई 4 मार्च 1816। और इसी सुगौली की संधि में बहुत सारी बातें थी, जैसे एक बात ये थी कि जो गढ़वाल और कुमाऊं वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, और उसके साथ साथ जो हिमालयन वैली के जितने भी टेरिटरीज हैं, जो क्षेत्र थे, वो सब अंग्रेज़ों को देने पड़ गए। ठीक, उसके बाद सिक्किम में जो नेपाल अपना हक मानता था, जो अपने अधिकार मानता था, वो भी उसने वापस कर दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने की भी परमिशन दे दी गई। और जो हमारे हिल स्टेशंस हैं नैनीताल, मसूरी, शिमला, इसी सुगौली की ट्रीटी के बाद वो हमारे अंदर प्राप्त हो गए। ठीक है, और इसी ट्रीटी में नेपाल और इंडिया के बॉर्डर बनाने की बात हुई थी, जिसमें ये कहा गया था एक नदी है महाकाली, जिसको कि काली भी कहा जाता है, और उसी नदी को माना गया कि इंडिया और नेपाल का ये बॉर्डर है। ठीक है, और उस एग्रीमेंट में जो ट्रीटी थी सुगौली, उसमें ये कहा गया कि जो महाकाली नदी है, ठीक है, उसके जो ईस्ट वाला इलाका है, जो पूर्वी क्षेत्र है महाकाली नदी का, वो नेपाल का होगा, और जो वेस्ट एरिया है, जो पश्चिमी इलाका है, वो भारत का होगा। ठीक है, तो नेपाल हमेशा ट्रीटी ऑफ सुगौली की ही दुहाई देता है, लेकिन भारत सरकार का इस पे स्टैंड है कि जो हमने 1950 में जो उनसे ट्रीटी की थी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, उसके हिसाब से जो ट्रीटी ऑफ सुगौली थी वो नल एंड वाइड हो गई। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, और लेकिन नेपाल हमेशा यही कहता है कि ट्रीटी ऑफ सुगौली के हिसाब से जो हमारी बाउंड्री बनी थी इंडिया और नेपाल की, उसके हिसाब से जो ईस्ट वाले इलाके हैं वो हमारे हैं और वेस्ट वाले इलाके आपके हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि वो तो नदी है, वो अपना फ्लो रखती है, और नेपाल का इसमें ये स्टैंड है कि जो महाकाली नदी है उसका जो ओरिजिन है वो है लिम्पियाधुरा, और चूँकि लिम्पियाधुरा हम में ओरिजिन है, तो इसलिए जो तीनों टेरिटरी हैं जैसे कि कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, ये इंडिया का है, सॉरी नेपाल का है। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि जो महाकाली है वो उसके बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनी है, और वो सारी धाराएं जो हैं महाकाली की, वो उत्तराखंड के कालापानी विलेज में आके कंबाइन कर जाती है। तो इसके हिसाब से महाकाली का जो ओरिजिन है वो इंडिया में है, हमारे उत्तराखंड में है, इसीलिए ये तीनों टेरिटरी हमारी है। और अभी तक ये जो नदी के जो एक्चुअल जो सोर्स है इसका, इसके बारे में कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, और इसी वजह से नेपाल का अलग स्टैंड है और हमारा अपना इंडिया का अलग स्टैंड है, और इसलिए ये बॉर्डर इशू हमेशा बीच बीच में आते रहते हैं। और इसी के साथ एक और एरिया है जो कि हमेशा विवाद में बना रहता है, वो है सुस्ता। और सुस्ता की बात करें तो सुस्ता, और वहाँ भी नदी का ही इशू है। नदी का क्या इशू है कि एक नदी है नारायणी, ठीक है, और जिसको भारत में अपने कहा जाता है गंडक नदी, और उसी के फ्लो के हिसाब से सुस्ता जो एरिया है उसका डिमार्केशन हुआ है। तो अब इसमें ये कहा गया था कि वही जो ईस्ट वाले इलाके हैं वो नेपाल के, और वेस्ट वाले इलाके जो हैं वो इंडिया के हैं। और ये अगर इसकी बात करें, गंडक नदी की बात करें, तो ये बार बार अपना रूट चेंज करते रहती है, और ये जो
रूट चेंज की है कई बार, और इसी की वजह से जो सुस्ता है वो कभी नेपाल के साइड में होती थी, लेकिन जो रूट बदल ली वो आ गई इंडिया के साइड में, तो इसी वजह से वहाँ भी इशू है। और अगर गंडक नदी की बात करें तो ये कहाँ मिलती है बिहार में आके, ये पटना के पास ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और काला पानी के बारे में बात करें तो ये एक वैली है, और जो कि अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लगभग 20,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे ये लाई करती है। और चूंकि इतनी ऊंचाई पे है तो, और ट्राई जंक्शन भी है वहाँ पे, तो हम चाइना पे भी अच्छे से नज़र रख सकते हैं यहाँ से, ठीक। अब अगर इंडिया और नेपाल के बाउंड्री की बात करें तो इसको आप अप्रोक्स मान सकते हैं 1800, कहीं पे आपको 1850 भी मिलेगा। और इसमें अगर सबसे बड़ा हिस्सा कह लें तो वो यूपी का है, और वो अराउंड है 651। और अगर बिहार से बात करें तो बिहार से इसकी बाउंड्री लगती है 601, अप्रोक्स है ये, एग्जैक्ट डाटा तो, ठीक है। ये और 3 और स्टेट हैं जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ, उसमें एक उत्तराखंड है, एक आपको सिक्किम है, और एक आपको है वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और थोड़े बहुत इसके बारे में बातें हम। तो वही कहानी है, ये जो बातें हैं इनकी, ठीक है। अच्छा, इसमें 2-3 बातें और हैं। विश्व बंधु थापा जो कि इसके फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं नेपाल के, उन्होंने कहा है कि एक ज़माने में नेहरू साहब ने हमसे परमिशन मांगी थी हमारे राजा महेंद्र से कि ये जो लोकेशन है काला पानी, इसको हम लोग स्ट्रेटेजिकली यूज़ करने की आपसे परमिशन चाहते हैं। तो ये बातें हैं, और ये दिया है कि इसको बातचीत के मसले, इसके बातचीत के माध्यम से इसके मसले हल होने चाहिए, उस पर भी कई सारी पहलें हुई हैं। और प्राइम मिनिस्टर जब आई.के. गुजराल थे उसके समय में ये कहा गया है कि उसके समय में एक एग्रीमेंट हुआ था नेपाल से कि अगर नेपाल अपने कुछ ऐसे एविडेंस दिखा दे, शो कर दे कि ये टेरिटरीज उनके बिलोंग करती हैं, तो ये उनको दे दिया जाएगा। 2000 के आसपास जब अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से बात की थी, तो उनका, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ये स्टैंड था कि भारत का कोई भी तरह का, किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है नेपाल की छोटी सी टेरिटरी में भी, ठीक है। और एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग बातें करेंगे, और वो उस पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ। और आपको ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जब नेपाल गए थे तो लोगों को लगा कि ये जो इतने दिन से चला आ रहा मसला है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, वो सॉल्व होने के कगार पे है, ठीक है। और उस समय 2014 में एक बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बनाने की बात हुई थी, जिसमें कि ये सारे डिस्प्यूट्स को हम लोग आपसी डायलॉग के थ्रू उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक। और उसमें 2 एरिया हाईलाइट किए गए थे, काला पानी और सुस्ता। और इनके एरिया की बात करेंगे तो वो था टोटल 145 स्क्वायर किलोमीटर। और अभी जो पुष्प कमल दहल की जर्नी हुई है इंडिया थोड़े दिन पहले, मतलब पिछले साल हुई थी जून में, तो उन्होंने यहाँ से जाने के बाद कहा कि हम, मोदी साहब ने हमें ये भरोसा दिलाया है कि हम जल्दी से जल्दी इसको जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको हम हल करेंगे। लेकिन अगर आप ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ होता है हर टॉक के बाद, उसमें इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अब इस पे थोड़ा इन्होंने इसके और बैकग्राउंड पे भी थोड़ा रोशनी डाली है। उसमें ये कहा है कि 2005 से 14 तक ठीक ठाक ही रिलेशन चल रहा था, लेकिन अचानक से 2015 में जो वहाँ पे आपको ध्यान होगा कि वहाँ नए जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ बन रहा था उसको फाइनल शेप दिया जा रहा था, और वहाँ पे कह रहे थे कि जो तराई वाले इलाके हैं, जो उसमें खास करके जिसको कि वहाँ मधेसी कहा जाता है नेपाल में, वहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस हैं, या तो इंडियंस हैं या तो इनके फैमिलियर रिलेशन है, जो रोटी बेटी का संबंध बोलते हैं, वो वहाँ के मधेसियों के साथ है। तो लेकिन मधेसियों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको लगा कि उनको प्रॉपर तरीके से इसमें जगह नहीं दी जा रही है नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो बहुत वहाँ विवाद उठा, तो बाउंड्री पे फ्रिक्शंस होने लगे दोनों तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस में। तो एक तरह से कहा गया कि अघोषित वहाँ पे ब्लॉकेड कर दिया गया, और वो चला लगभग 134 डेज़, और रिलेशन वहीं से ख़राब होने और ज़्यादा शुरू हो गए।
तब आप ध्यान कि फिर वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट जनरेट होने लगा। और अगर आप अपने आसपास के एरिया में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई जगह एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी आपका सबसे जो कमाल का एग्जाम्पल है वो है मालदीव का। वहाँ पे देखिए एंटी इंडिया कैंपेन चलाया गया और उसके थ्रू एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है। आपको ध्यान में होगा अभी जो शेख हसीना जीती हैं वहाँ से, बांग्लादेश से, वहाँ भी आपको ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट खूब देखने को मिल रहा है। और यहाँ तक कि हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंडियन बुना हुआ शॉल है उसको भी फेंक के उस पर भी लोग प्रोटेस्ट जता रहे हैं। तो एक ये है। फिर आपने कुछ दिन देखा श्रीलंका में भी, तो जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है ना उसको आसपास के देश अपने उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसको खूब अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और जो इंडिया और चाइना का जो कंपटीशन है उसको हर कोई अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करना चाहता है। ठीक है, तो अब वहीं पे एक कैरेक्टर आता है ओली साहब का, और उन्होंने इस जो डिस्ट्रस्ट हो गया था इंडियन और इंडियन गवर्नमेंट के प्रति उसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया और सत्ता में आए। और उसके बाद चाइना से उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया, ठीक है, ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया। और जो एसेंशियल गुड्स हैं उसके सप्लाई के लिए उन्होंने एक अल्टरनेट सोर्स के रूप में चाइना के साथ एग्रीमेंट किया। ठीक, और उसी सेंटीमेंट पर रहे और फरवरी 2018 में वो और अच्छे मैंडेट से जीत कर आए। ठीक, 2020 में जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उन्होंने पहली बार वहाँ पे ये नक्शा जो जारी किया और जिसमें कि 372 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो टेरिटरी उसको रखा कि हम उसकी एक एक इंच ज़मीन जो विदेशी कब्जे में है उसको हम लोग लेकर आएंगे। और वहीं से मामला और ज़्यादा वहाँ पॉलिटिकल डिबेट्स में आने लगा और फिर वो उन्होंने अपना मैप भी जारी कर दिया। ठीक है, और अब ये नया एपिसोड है उसमें कि अपने 100 रुपये के नोट पे वो उसको डालने वाले भी हैं नए नक्शे को नेपाल के हिसाब से। और भारत का कहना है कि हम इस तरह के जो कोई यूनिलेटरल जो एक्शन है उसको नहीं मानते हैं और हमारा एक पर्टिकुलर फोरम बना हुआ है, हमारा एक वर्किंग ग्रुप बना हुआ है बाउंड्री रिलेटेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए, और हम उसी के थ्रू जो भी बातें होंगी उसी पे आगे होंगी। और इसी के लिए वहाँ के भी बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने भी अपनी चिंता जाहिर की है कि इस तरह की कार्रवाई से केवल ये एक लोकल वोटर्स को आप एक तरह से खुश कर सकते हैं, लेकिन इसके जो इंटरनेशनल रिलेशन है उस पर बहुत गलत असर पड़ेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भी नया नक्शा होता है उसको आपको अपने इंटरनेशनल फोरम्स में आपको एक तरह से उसकी स्वीकृति दिलानी होती है। तो वहाँ की सरकार ने जब नक्शा जारी किया था तो इंटरनेशनल फोरम पे उसको एक तरह से सर्कुलेट करने के लिए कुछ खास ठोस स्टेप्स नहीं लिए, लेकिन अब वो बस वहाँ के जो एक लोकल जो उनके वोटर बेस है उसको खुश करने के लिए अब उसी में एक नया एपिसोड ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है ये, जिसमें कि वियतनाम की गवर्नमेंट ने यूएस को ये कहा है कि जो आपने हमारा स्टेटस बना रखा है नॉन मार्केट इकोनॉमी का उसको अब चेंज कर दीजिए और हमें कर दीजिए मार्केट इकोनॉमी। और इससे क्या होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी गुड हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जो इन कंट्रीज जैसे कि जिसको कि उन्होंने क्लासिफाई कर रखा है नॉन मार्केट इकोनॉमी, उससे जो भी इंपोर्ट होता है यूएस में उस पर हैवी टैक्सेस हैं। तो उसी हैवी टैक्सेस से बचने के लिए वियतनाम की गवर्नमेंट ने ये उनसे कहा है कि अब हमारा आप क्लासिफिकेशन को चेंज कर दीजिए और हमें हम मार्केट इकोनॉमी कंसीडर कीजिए। ठीक है, और वियतनाम में आपको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट है और उनको बहुत सालों से अमेरिका ने नॉन मार्केट इकोनॉमी के लिस्ट में रखा हुआ है, जिसमें कि 12 कंट्रीज़ हैं टोटल उनकी, जिसमें कि रसिया और चाइना है। और अभी ये बात इसलिए भी आई है कि जो उनका स्टेटस था उसकी रिव्यू होनी है जो जून में, लास्ट जुलाई में वो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिसके के हिसाब से यूएस अपना क्लासिफिकेशन रखती है, तो उसमें बहुत सारे इसमें यहाँ पे आपको बताए गए हैं। ठीक है, और वियतनाम की सरकार का कहना है कि जो मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस देने के लिए जो जो चीज़ें आप कंसीडर करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने अपने यहाँ रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं, तो आप हमें अब इसमें दीजिए स्टेटस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक ये न्यूज़ है जो हमारे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने पब्लिक फोरम में 60th फाइनेंस कमीशन की तरफ से ये रखा गया है, पब्लिक फोरम में व्यूज़ मांगे गए हैं कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जैसे कि टैक्स डिवोल्यूशन, ठीक है, और जो कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं स्टेट्स के लिए, आपको ध्यान में होगा कि हमेशा ये इश्यूज होते रहते हैं, है ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए जो टर्म्स और रेफरेंसेस है उसके बारे में पब्लिक व्यूज़ देने के लिए उन्होंने एक अब मांग रखी है लोगों से, पब्लिक फोरम में आके कहा है कि अपने व्यूज इस पे रखिए। और इसमें जानने की बात यह है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया, ठीक है। आपको ध्यान होगा कि एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, इसके मेंबर्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसमें ये 2-3 नाम दिए गए हैं, एक अजय नारायण झा है, एनी जॉर्ज मैथ्यू है और मनोज पांडा है, जो कि इसके फुल टाइम मेंबर्स होंगे, ठीक। और एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं सौम्या कांति घोष, जो कि इसके पार्ट टाइम मेंबर होंगे। और इस पैनल ने अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करने के लिए अक्टूबर 31, 2025 का डेट रखा है। और जो इसकी जो ड्यूरेशन होगा, इसका टेन्योर होगा, वो होगा 5 ईयर्स के लिए, जो कि अप्रैल 1, 2026 तक होगा, ठीक है। चलिए, और यही थे जो हमारे काम के थे। और इसमें एक फिगर है 111.2, ठीक है। ये है टोटल जो कि 2022 में इंडिया ने रिसीव किए हैं। और ये इंडिया इस तरह से इतने अमाउंट पे रेमिटेंस रिसीव करने वाली ये दुनिया की पहली कंट्री हो गई जिन्होंने $100 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर दिया है। और ये एक नई रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, उसके हिसाब से ये बातें रखी गई। और उसमें टॉप 5 कंट्रीज़ की बात कही गई है। एक तो इंडिया है, मैक्सिको है, चाइना है, फिलीपींस है और फ्रांस है। ये टॉप 5 थे जो कि रेमिटेंसेस प्राप्त करते थे। और रेमिटेंस की सीधे सीधे समझ लें कि जो भी वहाँ उस कंट्रीज़ में रहते हैं और वो पैसे जनरेट करते हैं, जो भी कमाते हैं और अपने घर जो भेजते हैं, वही है ये अमाउंट, ठीक है। और एक रिपोर्ट है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है एम्बर, और उसके हिसाब से जो उन्होंने रिसर्च नया पब्लिश किया है उसमें ये कहा गया है कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में भारत अब 3rd स्पॉट पे आ गया है, ठीक। और अगर इसकी रैंक देखें 2015 में, तो उसके हिसाब से ये थी 9th। तो आज के डेट में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ये दिखाता है कि इस फील्ड में हमने कितना काम किया है, ठीक है। तो यही थे हमारे आज के न्यूज़ एनालिसिस में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।